अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच है कांगो जंगल। ये हरा भरा जंगल 6 देशों में फैला हुआ है। पृथ्वी पर यह दूसरा सबसे बड़ा जंगल है, जहां बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, धूप छाव है और जीवन से भरा हुआ है। कांगो जंगल धरती के मौसम को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। दुनिया की 10% स्पीसीज यहाँ रहती हैं। गोरिल्ला, हाथी और रंग बिरंगे पंछी यहाँ आजाद घूमते हैं। इस जंगल के बीच से बहती है कांगो नदी। ये अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है और दुनिया की सबसे गहरी नदी। ये नदी लाखों लोगों को खाना, पानी और आवाजाही देती है और इसमें 700 से भी ज्यादा तरह की मछलियां रहती हैं। मुश्किलों के बावजूद कांगो नदी प्रकृति की ताकत और उसके कभी न हारने का प्रतीक है। कांगो नदी कांगो बेसिन की जीवन रेखा है। इसके मौसम के हिसाब से आने वाला 12 एक नया माहौल बनाता है, जिसमें बहुत तरह के जीव रहते हैं। ये नदी जानवरों के लिए एक रास्ता की तरह है, जो जंगल के सभी जीवों को स्वस्थ रखती है। कांगो नदी बहुत सी छोटी बड़ी नदियों से मिलकर बनी है। यहाँ 1000 से ज्यादा प्रकार की मछलियां रहती हैं, जो इस माहौल में रहने के लिए बनी हैं। नदी के अलग अलग हिस्सों में जीवन की अलग अलग किस्में दिखती हैं। कांगो नदी में दुनिया की कुछ सबसे बड़ी मीठे पानी की मछलियां रहती हैं, जैसे कि जायंट पैंगासियस और वुंडू कैटफिश। ये मछलियां इस बात का प्रमाण हैं कि नदी स्वस्थ है और इसमें जिंदगी भरी हुई है। इनका यहां होना इस बात का संकेत है कि यह जगह भविष्य में भी स्वस्थ रहेगी। कांगो जंगल के ऊंचे पेड़ों पर बड़े बंदरों का राज है, जैसे कि वेस्टर्न गोरिल्ला और चिंपैंजी। ये समझदार और सामाजिक प्राणी हमें याद दिलाते हैं कि सभी जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऊपर अफ्रीकन ग्रे पैरट और कॉन्गो पीफाउल जैसे रंग बिरंगे पंछी हरे भरे जंगल में और भी रंग भर देते हैं। कीड़े कांगो जंगल के अनजाने हीरो हैं, जो अपनी संख्या और प्रकार से इस जगह को चलाते हैं। तितलियों से लेकर चींटियों तक ये छोटे छोटे जीव परागण, सड़न और पोषक तत्वों के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनकी मौजूदगी हमें उस जटिल जीवन की याद दिलाती है जो सभी जीवित चीजों को जोड़ती है। कांगो जंगल में सरीसृप और उभयचर जीवों की एक अद्भुत श्रृंखला है, जिनमें से प्रत्येक अपने आला के अनुकूल है। जहरीले गबून वाइपर से लेकर विशाल अफ्रीकन रॉक पाइथन तक ये जीव भयानक शिकारी हैं। गोलायथ फ्रॉग और हेरी फ्रॉग जैसे उभयचर कांगो बेसिन में जीवन की अविश्वसनीय विविधता को दर्शाते हैं। कांगो नदी में मछलियों की एक अद्भुत श्रृंखला है, जिसमें सैकड़ों रंगीन सिचलिड्स शामिल हैं। ये मछलियां रूप, रंग और व्यवहार में उल्लेखनीय विविधता प्रदर्शित करती हैं, जिनमें से प्रत्येक अपने पारिस्थितिक आला के अनुकूल है। कांगो नदी के सिचलिड्स विकास की शक्ति का एक प्रमाण है, जो इस अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र की एक झलक प्रदान करते हैं। कांगो नदी सिर्फ आधुनिक मछलियों का ही घर नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी प्राचीन वंशावली वाली मछलियां भी हैं जो लाखों सालों से जिंदा हैं। ऐसा ही एक प्राचीन निवासी है अफ्रीकी लंगफिश, जो हवा में सांस ले सकता है और पानी से बाहर लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। कांगो नदी का एक और प्राचीन निवासी है बिचिर, एक आदिम मछली जिसका शरीर लंबा होता है और मोटे हीरे के आकार के शल्कों से ढका होता है। ये प्राचीन मछली वंश कांगो नदी के लंबे और गतिशील इतिहास की याद दिलाते हैं। वे जीवित खजाने हैं जो हमारे सम्मान और सुरक्षा के हकदार हैं। भाग 3, एक नाजुक संतुलन, कांगो के जलीय जीवन के लिए खतरे। कांगो नदी अपने विशाल आकार और शक्ति के बावजूद मानवीय गतिविधियों से बढ़ते खतरों का सामना कर रही है। वनों की कटाई, खनन, तेल की खोज और जलवायु परिवर्तन सभी नदी के स्वास्थ्य और इसके पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन पर भारी पड़ रहे हैं। मिट्टी का कटाव और अवसादन मछली के अंडे देने के मैदान नष्ट कर देते हैं और पानी की गुणवत्ता कम हो जाती है।
खनन कार्य जहरीले रसायनों को नदी में बहा देते हैं, जिससे जलीय जीवन जहरीला हो जाता है। तेल की खोज और ड्रिलिंग से रिसाव और प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। जलवायु परिवर्तन से सूखा और बाढ़ जैसी चरम मौसमी घटनाएं बढ़ रही हैं। कांगो नदी के संसाधनों पर बढ़ते दबाव से स्थायी प्रबंधन प्रथाओं की आवश्यकता है। ये उन लाखों लोगों की भलाई के लिए भी महत्वपूर्ण है जो अपनी आजीविका के लिए नदी पर निर्भर हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए कांगो नदी के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए ठोस प्रयासों की आवश्यकता होगी। इस तरह की सहयोगात्मक कार्रवाई से ही हम कांगो नदी की जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। भाग 1, अतीत की गूंज। कांगो जंगल, धुंध और रहस्य में डूबा हुआ मानव इतिहास की सदियों से गवाह रहा है। यूरोपीय खोजकर्ताओं के आगमन से बहुत पहले कांगो बेसिन के घने जंगल और घुमावदार जलमार्ग विविध और परिष्कृत समाजों का घर थे। पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि मनुष्य कम से कम 40,000 वर्षों से इस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, इस अनूठे वातावरण द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों और अवसरों के अनुकूल। वर्षावन के सबसे पहले निवासी शिकारी संग्रहकर्ता थे, जो खुद को बनाए रखने के लिए जंगल की उदारता के बारे में अपने ज्ञान पर निर्भर थे। उन्होंने जाल, फंदे और धनुष और तीर का उपयोग करके जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जटिल शिकार तकनीक विकसित की। उन्हें जंगल के पौधों की भी गहरी समझ थी। वे औषधीय गुणों वाले पौधों और जीविका प्रदान करने वाले पौधों की पहचान करते थे। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, इनमें से कुछ शिकारी संग्रहकर्ता समूहों ने अधिक व्यवस्थित जीवन शैली में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। जंगल की सफाई में रतालू, केला और तेल ताड़ जैसी फसलों की खेती की। कृषि की ओर इस बदलाव ने बड़ी आबादी और अधिक जटिल सामाजिक संरचनाओं के विकास की अनुमति दी। गांवों का विकास हुआ और व्यापार नेटवर्क उभरे, जो कांगो बेसिन के विशाल विस्तार में समुदायों को जोड़ते हैं। इन प्रारंभिक समाजों ने समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का विकास किया। उनका जीवन वर्षावन की लय के साथ जुड़ा हुआ था। वे जंगल को एक पवित्र स्थान मानते थे, जो आत्माओं और देवताओं का घर था, जो उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते थे। उनके अनुष्ठान और विश्वास प्राकृतिक दुनिया से उनके गहरे संबंध को दर्शाते हैं, एक ऐसा संबंध जिसने उन्हें पीढ़ियों तक कायम रखा। 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली खोजकर्ताओं के आगमन के साथ कांगो बेसिन का सापेक्ष अलगाव समाप्त होने लगा, जो एक शक्तिशाली नदी के किस्सों से आकर्षित हुए थे, जो अफ्रीका के हृदय में बहती थी। सोना, हाथी दांत और दासों की तलाश में इन शुरुआती अभियानों ने इस क्षेत्र में सदियों से चले आ रहे यूरोपीय अतिक्रमण की शुरुआत को चिह्नित किया। पुर्तगालियों ने तट के किनारे व्यापारिक चौकियां स्थापित कीं, जो कांगो के प्राकृतिक संसाधनों के लिए निर्मित वस्तुओं का आदान प्रदान करती थी। कांगो नदी, जो कभी बाहरी लोगों के लिए एक बाधा थी, अन्वेषण और शोषण के लिए एक नाली बन गई। यूरोपीय शक्तियां इस क्षेत्र के धन तक पहुंच को सुरक्षित करने के लिए उत्सुक थीं। उन्होंने आंतरिक भाग में अभियान शुरू किए, नदी के मार्ग का मानचित्रण किया और स्थानीय शासकों के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। हाथीदांत की मांग, जिसका उपयोग यूरोप में विलासिता के सामान बनाने के लिए किया जाता था, का कांगो की हाथी आबादी पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अटलांटिक दास व्यापार, मानव इतिहास का एक काला अध्याय, ने भी कांगो बेसिन पर अपनी छाप छोड़ी। यूरोपीय दास व्यापारियों ने जातीय समूहों के बीच मौजूदा संघर्षों का फायदा उठाया। अटलांटिक के पार क्रूर यात्रा के लिए बंदी बनाने के लिए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। कांगो बेसिन सहित लाखों अफ्रीकियों को जबरन उनकी मातृभूमि से हटा दिया गया। उनके श्रम ने अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दिया। 19वीं शताब्दी के अंत में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय का उदय हुआ, जो एक क्रूर और महत्वाकांक्षी सम्राट था, जो अफ्रीका में एक व्यक्तिगत उपनिवेश बनाने के लिए दृढ़ था। कूटनीति, छल और पाशविक बल के संयोजन का उपयोग करते हुए लियोपोल्ड ने कांगो बेसिन पर नियंत्रण कर लिया। 1885 में कांगो मुक्त राज्य की स्थापना की। लियोपोल्ड का शासन अद्वितीय क्रूरता और शोषण की विशेषता थी। लियोपोल्ड के आतंक के शासन के तहत कांगो बेसिन औपनिवेशिक शोषण के लिए एक उपहास बन गया।
कांगो के लोगों को जबरन मजदूरी के अधीन किया गया, उनके जीवन को लाभ की खोज में खर्च करने योग्य माना गया। लियोपोल्ड के एजेंट कोटा और लालच से प्रेरित होकर आबादी को आतंकित करते थे, नियंत्रण बनाए रखने और संसाधनों को निकालने के लिए यातना, अंगभंग और सामूहिक हत्याओं को अंजाम देते थे। रबर बूम, साइकिल और ऑटोमोबाइल टायर के लिए रबर की बढ़ती मांग से प्रेरित होकर शोषण तेज हो गया। कांगो के पुरुषों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों को जंगली लताओं से रबर निकालने के लिए मजबूर किया जाता था। अक्सर अपने कोटा को पूरा करने में विफल रहने पर उन्हें भयानक दंड दिया जाता था। लाखों लोग अधिक काम, बीमारी और भुखमरी से मर गए। अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश ने अंततः लियोपोल्ड को 1908 में कांगो मुक्त राज्य का नियंत्रण बेल्जियम सरकार को सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि औपनिवेशिक शोषण की विरासत इस क्षेत्र पर एक लंबी छाया डालती रही। बेल्जियम ने कुछ सुधारों को लागू करते हुए कांगो के लोगों की जरूरतों की उपेक्षा करते हुए संसाधन निष्कर्षण को प्राथमिकता देना जारी रखा। 20वीं शताब्दी के मध्य में पूरे अफ्रीका में राष्ट्रवाद की एक बढ़ती हुई लहर देखी गई, क्योंकि उपनिवेशित लोगों ने आत्मनिर्णय और विदेशी शासन के अंत की मांग की। कांगो कोई अपवाद नहीं था। 1960 में वर्षों के संघर्ष के बाद देश ने बेल्जियम से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि यह परिवर्तन सहज से बहुत दूर था। नव स्वतंत्र कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें जातीय तनाव, शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता और आर्थिक असमानता की विरासत शामिल है। देश गृह युद्धों की एक श्रृंखला में डूब गया। इसकी विशाल खनिज संपदा ने संघर्ष और अस्थिरता को हवा दी। कांगो का अशांत स्वतंत्रता के बाद का इतिहास उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज के निर्माण की चुनौतियों की एक स्पष्ट याद दिलाता है। कांगो जंगल और नदी पृथ्वी की कच्ची शक्ति और उत्कृष्ट सुंदरता के प्रमाण हैं। अफ्रीका के हृदय में फैला एक विशाल पन्ना सागर जीवन के साथ धड़कता है। विशाल वृक्ष, प्राचीन और भव्य, जीवों से भरी दुनिया के ऊपर एक हरे भरे छत्र का निर्माण करते हैं। कांगो नदी इस हरे भरे विस्तार के माध्यम से अपना रास्ता बनाती हुई जीवन की विविधता को बनाए रखती है। यहाँ गोरिल्ला, हाथी और चिंपैंजी स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। उनकी पुकार पेड़ों से गूंजती है। नदी की सतह के नीचे जीवंत सिचलिड्स और विशाल कैटफिश की एक छिपी हुई दुनिया है। कांगो जंगल पौधों और जानवरों का संग्रह नहीं है, यह एक जीवित सांस लेने वाली इकाई है। इसके निवासी जीवन के एक नाजुक जाल में परस्पर जुड़े हुए हैं। यह पारिस्थितिक खजाना हमारे ग्रह की जलवायु को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कांगो की जैव विविधता विकास की शक्ति का प्रमाण है। फिर भी इस वैश्विक खजाने को अभूतपूर्व खतरों का सामना करना पड़ रहा है। वनों की कटाई, लॉगिंग, खनन और कृषि से प्रेरित वन आवरण को छीन रही है। जलवायु परिवर्तन वर्षा के पैटर्न को बदल रहा है, जिससे सूखा और बाढ़ आ रही है। अवैध वन्यजीव व्यापार गोरिल्ला और हाथियों को विलुप्ति के कगार पर धकेल रहा है। कांगो जंगल और नदी का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज हम जो चुनाव करते हैं वह तय करेगा कि यह अपूरणीय पारिस्थितिकी तंत्र पनपता है या मानवीय गतिविधियों के दबाव के आगे झुक जाता है। इस वैश्विक खजाने की रक्षा के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इस मान्यता की कि कांगो का भाग्य हमारे अपने साथ जुड़ा हुआ है। हमें भविष्य के संरक्षक बनना चाहिए। ये सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि जीवन का सिम्फनी कांगो बेसिन के जंगलों और जलमार्गों के माध्यम से गूंजता रहे। अवैध वन्यजीव व्यापार का मुकाबला करने, पर्यावरणीय नियमों को मजबूत करने और सतत विकास पहल का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, जो इस भूमि के सच्चे भंडारी हैं, दीर्घकालिक संरक्षण सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसरों तक पहुंच प्रदान करके हम गरीबी को कम करने और जंगल पर दबाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। कांगो बेसिन पारिस्थितिकी तंत्र की जटिल गतिशीलता को समझने और प्रभावी संरक्षण रणनीतियों को विकसित करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान में निवेश महत्वपूर्ण है। इस अनूठे वातावरण के रहस्यों को उजागर करके हम इसकी जैव विविधता की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं।
और जलवायु परिवर्तन के सामने इसके लचीलेपन को सुनिश्चित कर सकते हैं। अंततः कांगो जंगल और नदी का भाग्य हमारे हाथों में है। आइए हम बुद्धिमानी से चयन करें, निर्णायक रूप से कार्य करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए इस वैश्विक खजाने को संरक्षित करने के लिए मिलकर काम करें। दुनिया की निगाहें हम पर टिकी हैं और कार्रवाई का समय अब है। कांगो की कहानी को आशा, लचीलापन और हमारे ग्रह के सबसे कीमती उपहारों की रक्षा के लिए मानवता की स्थायी शक्ति की कहानी बनने दें।